चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 7वें चैप्टर जिसका नाम है ओ सदा नीरा के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस निबंध के सारांश को पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ओ सदा नीरा जिसके लेखक है कौन, जगदीश चंद्र माथुर, इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं चलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण थे। अब आप बताइए, अभी तक आप इस निबंध के सारांश को नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देखिए, क्योंकि जब तक आप सारांश को नहीं देखेंगे तब तक ये प्रश्न उत्तर आपसे बनने वाला नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं कि जब वो आप समझ जाएंगे सारांश को, एक बार देख लेंगे सारांश को, तो सारे प्रश्न उत्तर को फाड़ कर फेंक दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के कारण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपको कि जैसे ही अंग्रेज क्या किए थे, वहां के वनों को कटवाना स्टार्ट किए, तब गंडक नदी समझने लगी कि ये जो यहाँ के लोग हैं वो मेरे वस्त्र को छीन लिए हैं, तो मतलब वस्त्र को छीन लिए, मुझको निर्वस्त्र कर दिया है। इसी कारण से वहां पर जो गंडक नदी हमेशा मतलब बाढ़ लाती रहती है। यही रीजन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता हमेशा भरी पूरी रहती है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है, तो बस इतनी बातें लिखिएगा कि चंपारण क्षेत्र में जो गंडक नदी के चारों ओर जो वन थे, लिखना ये कि गंडक नदी के चारों ओर जो वन थे उसको गंडक नदी अपना वस्त्र समझती थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, नील की खेती करवाने के लिए उन सारे वनों को, उन सारे जंगलों को कटवा दिया, जिसके कारण से गंडक नदी समझने लगी कि ये जो अंग्रेज है, चाहिए यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे वस्त्र को छीन लिए हैं। और वो गुस्सा होकर क्या होगी कि मतलब हर साल वहाँ पर बाढ़ क्या करती है, लाते रहती है। ठीक है, समझ में आ रही है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण यही है कि गंडक नदी के चारों दिशाओं में जो वृक्ष था, जो वन था, जो जंगल था, उसको अंग्रेजों ने कटवा दिया, जिसके कारण से गंडक नदी समझती है कि ये लोग क्या किए कि मेरे वस्त्र को छीन लिए। तो ये सारी बातें सोचकर क्या होती है, चंपारण में हमेशा गंडक नदी बाढ़ लाते रहती है। लेकिन जब तक वहां पर चारों दिशाओं में वन थे तब तक बाढ़ नहीं आता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखो, इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया हम स्टार्टिंग में ही बताए थे जब इसका सारांश बता रहे थे। देखो, इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, मतलब दूसरे देश के लोग, दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आकर बस गए, और बसने के बाद अपना खून के जैसा संबंध स्थापित किए, पारिवारिक संबंध स्थापित किए। इसी को हम लोग क्रिमियाई प्रक्रिया कहते हैं। क्रिमियाई प्रक्रिया किसे कहेंगे, तो दूसरे देश के लोग जब अपने देश में आकर बसेंगे और यहाँ पर खून के रिश्ता स्थापित करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, पारिवारिक दुनिया बनाएंगे, उससे हम लोग कहते हैं क्रिमियाई प्रक्रिया। क्रिमियाई प्रक्रिया का मतलब होगा रासायनिक एक अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। देखो, धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। अंग्रेज जब नील की खेती करवाना था तो छोटे नागपुर से क्या किए, धांगड़ लोगों को बुलाए, मतलब भारे का मजदूर बुलाए नील की खेती करवाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, थारुओं को कला का परिचय पात्र के आधार पर देना है। देखो, ये थारू जाति के जो लोग हैं वो अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं। जो थारू जाति के लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे अंदर तरह तरह की कलाएं हैं। जैसे पहले क्या होता था, अब तो उतना नहीं देखने को मिल रहा है। पहले जब किसी औरत के पति खेत गृहस्थी में या कहीं भी काम करते थे तो उनकी पत्नी क्या करती थी, माथा पर एक टोकरी बांध लेती थी और कपार पर खाने रख कर जाती थी, मचकते चलती थी सब। तो कहने का मतलब है कि जो थारू जाति के लोग थे उनके तरह तरह की कलाएं आती थी। जब वो अपने पति के लिए खाना लेकर जाती थी तो वो दृश्य जो था ना बहुत ही मनमोहक, आकर्षक हुआ करता था। यहाँ तक कि थारू जाति के जो लोग थे वो क्या, उनके पास तरह तरह की कलाएं थी, जैसे घास सोना, चाहे खेती गृहस्थी या काम करना, या मिट्टी को कोड़ना, या खेत में फसल को काट, मतलब उनके लिए उनके पास तरह तरह की कलाएं थी। इतनी तरह तरह की कलाएं थी, उन्हीं कलाओं के कारण से थारू जाति के लोग जो है ना फेमस हो गए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, थारुओं के कलाओं का परिचय अपने पाठ के आधार पर देना आपको। तो लिखना है, थारू जाति के जो लोग हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हम राजस्थान से आए हुए हैं, इनके पास तरह तरह की कलाएं हैं। जैसे ले सकते हैं, यदि घास काटना हो तो भी उसके लिए कला है, औजार बनाना हो जैसे खुरपी हसुआ बनाना हो तो इसके लिए भी उनके पास कलाएं हैं, यदि खेत को जोतना हो चाहे कोड़ना हो तो भी उनके पास अलग अलग की कलाएं हैं। वो अपनी कलाओं के कारण से फेमस है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। क्वेश्चन, जो अंग्रेज थे वो नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, वो 3 कठिया प्रथा लागू कर दिए थे अंग्रेज। उनका कहना यह था कि तुम्हारा यदि 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा ही तुमको मिलेगा, 17 कट्ठा वो अंग्रेज सरकार के नाम चली जाएगी। और अंग्रेज जो थे वो नीलहे किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे और उनके सारे अधिकार को वो छीन लेते थे। ठीक है, अब देखो
क्वेश्चन नंबर 6, एक बार बोल रहा हूँ, फिर जाकर सारांश को देखिए। इस निबंध के सारांश को देख लेंगे ना, बेटर से समझ में आ जाएगी। मैं सारी बातें आपको बता दे रहा हूँ। देखो प्रश्न संख्या 6 है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने अपनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? देखो इसका रीजन एक ही है कि अंग्रेज जानते थे कि अगर ये गंगा पर पुल बन गया तो उधर के क्रांतिकारी इधर आएंगे, इधर के क्रांतिकारी उधर जाएंगे, जिसके कारण से एकदम आग की फिगुल बढ़ जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, क्रांतिकारी दुनिया और बढ़ जाएगी, जिसके कारण से अंग्रेज को जल्दी भागना पड़ेगा। यही सोचकर अंग्रेज जो थे ना, गंगा पर पुल बनाने में अपनी दिलचस्पी तनिक भी नहीं दिखाए। ठीक है ना। तो आंसर लिखिएगा कि अंग्रेज जानते थे कि अगर ये पुल बन गया तो यहाँ के क्रांतिकारी उधर, उधर के क्रांतिकारी इधर आएंगे, जिससे अंग्रेज सरकार को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रश्न संख्या 7 देखो, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी जब चंपारण में अपना आए, इनका सबसे पहले चंपारण में आगमन हुआ था, तो वहां पर आए तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह लागू किए और वहां पर उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया, 3 जगह विद्यालय स्थापित किए, मितिहरवा, बरहरवा और मधुबन। इन तीनों जगह उन्होंने क्या स्थापित किए, विद्यालय स्थापित किए। और गुजरात से लेकर कई राज्यों से उन्होंने मतलब अलग अलग और बढ़िया बढ़िया टीचर बुलाए, ताकि वो बच्चे के अंदर निर्भीकता पैदा कर सके। तो वही गांधी जी शिक्षा व्यवस्था के लिए चंपारण में कौन सी व्यवस्था की है? तो बस इतनी बातें लिखना है। गांधी जी चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए वहाँ 3 तरह के विद्यालय स्थापित किए। कौन कौन? मितिहरवा, मधुबन और बरहरवा, 3 जगह विद्यालय स्थापित किए। और यहाँ पर अलग अलग स्टेट के टीचर आए थे, अच्छे टीचर आए थे वहाँ पर बच्चों को अच्छे नॉलेज देने के लिए। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? देखो गांधी जी का मानना यह था कि बच्चे को ऐसा पढ़ाई करनी चाहिए जो भविष्य में काम आए, ऐसा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए जो उनके लिए कभी काम नहीं है। ठीक है, तो बातें समझिए ध्यान से। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी बोलते थे कि यदि कोई भी विषय पढ़ते हो तो उसको रटो मत, उसको याद करो, उसको समझो, बेटर तरीके से याद करो। मतलब याद नहीं, समझना है, सिर्फ उसकी बारीकी को समझो, उसकी अंदर की बातों को समझो। देखो जब अंग्रेज थे ना, तो उस समय क्या करते थे कि वो सिर्फ अपने विषय पढ़ाते थे, मतलब अपने एक नियम कानून पढ़ाते थे। वो क्या पढ़ाते थे स्कूलों में? वो ये पढ़ाते थे कि तुम्हें हमारा गुलाम बनकर रहना है, तुम कभी हमारे समक्ष कोई विरुद्ध मतलब हमारे समक्ष तुम कोई क्रांति नहीं करोगे। मतलब जो है ना, हमें यही सिखाई जाती थी कि तुम्हें अंग्रेजों का गुलाम बनकर रखना है, अंग्रेज तुम्हारे मालिक है, तुम उसका नौकर, यही सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। इसी कारण से चंपारण क्षेत्र में महात्मा गांधी क्या किए, 3 जगह मितिहरवा, बरहरवा और मधुबन में विद्यालय स्थापित किए, ताकि वहाँ पर बाहर के भी टीचर बुलाए। इसलिए बाहर के बुलाए क्योंकि वो वहाँ के लोगों में क्या निर्भीकता पैदा कर सके, जो वहाँ के लोगों में डर था उसको निकाल सके, क्या कर सके, दूर कर सके। इसी रीजन से महात्मा गांधी क्या किए कि मितिहरवा, बरहरवा और ये मधुबन में 3 जगह वहाँ पर क्षेत्र चंपारण में वहाँ पर विद्यालय स्थापित किए। एक बात और, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श यही थे कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा ज्ञान हासिल करे जो उसके भविष्य में वो काम है, ना कि ऐसा नहीं कि भविष्य में कभी उसके काम नहीं है। ऐसा ज्ञान किसी काम के नहीं होता है। अब पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। अब ऐसा पढ़ाई क्यों पढ़ोगे जो तुम्हें भविष्य में काम नहीं है? अब कुछ बच्चे को क्या होता है, देखते हैं कि रटते रहता है, एकदम टा 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 करते रहता है सब। तो ऐसा ज्ञान कोनो काम आने वाला है क्या? नहीं बाबू। देखो एक चीज पढ़ो, एक क्वेश्चन पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो या 1 घंटे पढ़ो, लेकिन बढ़िया से पढ़ो, एकदम मन लगा कर पढ़ो। इन्हें ख्याली पुला एकदम बैठे हैं, किताब खोल के बैठे हैं, अब मैं हीरोइन का फोटो लिए हैं, तो ये तो कोनो पढ़ाई नहीं हुआ। अब हीरोइन के फोटो लिए हैं तो हीरोइनों के ना देखेंगे हैं? देखो बाबू, बात सीधी सी है कि कहते हैं कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? तो बस इतनी बातें लिखना है। गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को रटने वाली शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, मतलब उसकी बारीकी को जानने की कोशिश करे हर विद्यार्थी। उसके क्या करे, उसके बारीकी को समझे, उसको बेटर से समझने की कोशिश करे, और यही समझा हुआ चीज उसे भविष्य में काम आएगा। रटी हुई चीजें कभी किसी को काम आने वाली नहीं है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श यही थे कि बच्चे को ऐसे नॉलेज नहीं लेनी चाहिए जो किसी काबिल नहीं हो। मतलब कहने का मतलब सिर्फ पढ़ने से, रटने से जो होता है ना, बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं आता है। बच्चे अपने अंदर एक ऐसा मतलब ज्ञान हासिल करे जिसके माध्यम से उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर जो ना बेटर हो सके, अच्छा हो सके। तो समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब देखिए,
तो समझ में आए, गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ किताबी नॉलेज लेने से कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे के कैरेक्टर, बच्चे के अंदर संस्कार आने चाहिए। जैसे आप कालिदास के एक दुआ पढ़े होंगे कि ये कि पोथी पदी पदी जगमुआ पंडित भय ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़े बड़े किताब पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं होता, जब तक 2.5 अक्षर को नहीं समझने वाला है कोई, तब तक, मतलब 2.5 अक्षर प्रेम को अगर नहीं समझ पाता है, नहीं उसको नॉलेज है, तो समझो कि महाबुर्बक का महा चौपट है वो। देखो बाबू, बात सीधी सी है, शिक्षा के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ रटना है, उसको समझो, उसकी बारीकी को समझो, उसकी बातों को समझो, तो वही आपका नॉलेज भविष्य में काम आएगा। तो शिक्षा संबंधी आदर्श यही थे कि व्यक्ति अपने अंदर संस्कारों को विकसित करे, अपने अंदर उस नॉलेज को लाए जो आगे उसके भविष्य में काम आए। ठीक है, आगे देखो, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो लिखना है पुंडलिक जी मिटिहरवा के शिक्षक थे। अभी बोला ना कि जाकर इस निबंध के सारांश को देख लीजिए एक बार, वो वही आपके काम आएगा। तो पुंडलिक जी कौन थे? मिटिहरवा के शिक्षक थे। अब एक बार की बात है, पुंडलिक जी जब वहां पर थे मिटिहरवा स्कूल में, तब उस समय नियम था कि जब अंग्रेज साहब आएंगे ना, तो उनके घोड़े के लगाम को पकड़ना है। तब अंग्रेज जब आए तो पुंडलिक जी को इंफॉर्मेशन आया कि आइए अंग्रेज साहब आ गए, उनके घोड़े के लगाम को पकड़िए। तभी कहते हैं कि जाओ अपने अंग्रेज साहब को भेज दो, मैं नहीं आने वाला, मैं उनका नौकर नहीं हूँ। जब अंग्रेजी बात सुनता है तो एकदम गुस्सा से लाल हो जाता है। शायद उस अंग्रेजवा का नाम एमन साहब रहता है। वो गुस्सा से लाल हो जाता है और आता है और पुंडलिक जी को यहाँ से रिजाइन मरवा देता है, कहते हैं कि चलो हट जाओ। तो पुंडलिक जी को वहाँ पर क्या करी जाती है? हटा दी जाती है। लेकिन जितना दिन पुंडलिक जी वहाँ पर रहते हैं ना, एकदम बच्चे के अंदर कूट कूट के ज्ञान देते हैं, एकदम फिगुल फिरते रहते हैं। उनका मेन उद्देश्य क्या था? गांधी जी पुंडलिक जी को मिटिहरवा में इसलिए भर्ती किए थे ताकि पुंडलिक जी वहाँ के लोगों के अंदर के जो डर है उसको क्या करे, निचोड़ सके, निकाल सके। ठीक है, पुंडलिक जी कौन थे? तो बस इतना लिखना है, मिटिहरवा में रहने वाले शिक्षक थे। और घटना की बात चर्चा करना है कि पुंडलिक जी जब एक दिन अपने विद्यालय में थे, तब अंग्रेज शासक आए और वहां पर उनकी इंफॉर्मेशन मिली कि आकर उनका लगाम पकड़े। पुंडलिक जी बोलते कि नहीं, मैं उनका लगाम नहीं पकड़ूंगा। इस बात से क्या होता है, अंग्रेज गुस्सा होकर उन्हें वहां से हटवा देता है। अब देखो आगे 10 नंबर, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया? इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं? देखो, गांधी जी का 2 सीख इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया गया था। गांधी जी से पहला सीख क्या मिला था पुंडलिक जी को? ये कि जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करे तो तब तक उनके बीच मत जाओ जब तक उस घटना को तुमने आंख से नहीं देखा। और दूसरी बात है कि हमें किसी चीज से डरनी नहीं चाहिए, निर्भीक रहनी चाहिए। जैसे अपनी घटना का जिक्र करते हैं, महात्मा गांधी पुंडलिक जी को बोले थे चाहे कुछ भी हो जाए डरनी नहीं चाहिए। जब अंग्रेज साहब आए और लगाम पकड़ने के लिए बोले, तब भी पुंडलिक जी नहीं डरे। तो 2 चीजें सीखे थे, बस इतना लिखना है कि गांधी जी से पुंडलिक जी 2 चीजें सीखे थे। पहला कि जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करे तो हमें बीच में नहीं आनी चाहिए, तब आनी चाहिए जब उनको उनके घटना को पूरी जांच परख कर ले, तौल ले, या तो उनको उस घटना को अपने आंखों से दिखाओ। और दूसरी बात है, हमें कभी किसी से नहीं डरनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, अंग्रेजी क्यों ना, वो का हार गोड़ है का, मतलब कहने का मतलब वो का बड़का दाना है नहीं, वो भी तो हम लोग जैसा इंसानी है। तो जो 2 सीख, पहला सीख क्या? पहला सीख ये कि मतलब जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करे तो हमें तब आनी चाहिए जब उस घटना का हम मूल्यांकन कर लेंगे, आंखों से देखे होंगे तब। और दूसरी बात ये थी कि हमें कभी किसी से डरनी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो इन सीखों को आज आप कितना उपयुक्त मानते हैं? तो हाँ, इन सीखों को हम आज ही नहीं, आने वाले युगों तक हम लोग उपयुक्त मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं और हम उनके डायरेक्ट बीच में कूद जाएंगे और सही फैसला नहीं सुनाएंगे, तो हमारा सत्य वाला जो रास्ता है वो तो असत्य हो जाएगा ना। गांधी जी हमेशा सत्य के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के क्या थे, मतलब सत्य और अहिंसा के पुजारी थे वो गांधी जी। तो इसी कारण से वो हमेशा सत्य का साथ देना चाहते थे और सत्य के रास्ते पर हमेशा वो चलते रहे। ठीक है, आगे 11 नंबर, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़े करती है? तो लिखना, यह प्रश्न हमारे सामने वनों की कटाई से संबंधित प्रश्न खड़े करती है कि नहीं, हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अगर वन कट जाएंगे तो यह जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा, जो इंसान को एक दिन खोखला कर देगा, खा जाएगा, पूरी तरह से अपने आप में समा लेगा। इसलिए हमें वनों की कटाई को रोकनी चाहिए और वन लगाने पर पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ स्पष्ट करना। क नंबर, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है।
इसका मतलब क्या है, इसको आपको बेटर से क्या करना है, समझाना है। कहने का मतलब है, देखो वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब कह रहे हैं कि वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का यूज करने वाले मानव, जैसे पेड़ पौधों को काटना, पृथ्वी की हर वस्तु को शोषण करना। और धर्माद मानव का मतलब क्या होगा, जैसे साधु संत क्या है, वो क्या कर बहुत सारे धर्म स्थलों को तोड़ने के काम करते हैं। तो कह रहे हैं दोनों शोषण ही करते हैं। धर्माद मानव पृथ्वी का शोषण करते हैं, ये वसुंधरा भोगी मानव पृथ्वी का शोषण करते हैं, और धर्माद मानव यहाँ का तीर्थ स्थलों, मंदिर उन्दिर सब तोड़ा फोड़ा उसका शोषण करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों शोषण ही करते हैं। इसका मतलब ये दोनों जो है ना एक ही सिक्के के पहलू है। बात समझिएगा बस, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसका मतलब क्या हुआ, लेखक ये कहते हैं कि जो मानव है वो या तो क्या करता है, इस पृथ्वी का शोषण करता है, इस पृथ्वी की सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। और धर्माद जो मानव है वो भी क्या करता है, यहाँ के धर्म स्थलों को, मंदिर मस्जिदों को तोड़ने का काम करता है, भेदभाव फूट डालने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वसुंधरा भोगी मानव है, जो धर्माद मानव है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, अब इसका ख नंबर, कैसी है यह चंपारण की भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। कह रहे कि जो चंपारण की भूमि है अपने आप में बहुत ही पवित्र है, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत सारे लोग आए और यहाँ पर बस गए और आकर यहाँ पर पारिवारिक संबंध स्थापित किए। जैसे कर्नाटक वंश में लगभग 300 वर्ष तक नान्य देव का यहाँ पर शासन चला था। उसके अलावा भी बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पर आए, बसे और अपना खून के जैसा रिश्ता यहाँ पर स्थापित किए। तो लेखक कह रहे कि जो चंपारण की भूमि है वो पूरी तरह से क्या है, पवित्र है और पावन है। इसलिए कहते हैं चंपारण की जो भूमि इसलिए पवित्र है क्योंकि ये किसी को कभी मना नहीं करती, कहीं के भी लोग आकर यहाँ पर बस जाते हैं। जैसे अभी से 15, 20 या 12 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश के कुछ सताए हुए लोग आकर इस चंपारण भूमि में क्या हो गए, बस गए। तो लेखक कहते हैं चंपारण की भूमि पवित्र इसलिए है क्योंकि कहीं के भी लोग आकर यहाँ पर आसानी से बस सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और जो भी यहाँ पर आते हैं बस ही जाते हैं, यहाँ का आकर्षक देखकर, इस यहाँ की सुंदरता देखकर, यहाँ नदियों के मतलब जो सुंदरता उसको देखकर यहाँ के जो लोग होते हैं ना आकर्षक, मोहित हो जाते हैं, एट्रैक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर आकर क्या होते हैं, बस जाते हैं। ठीक है, अब आगे 13 नंबर प्रश्न, लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण में आए बसने लोगों का जिक्र किया है, वे कहाँ कहाँ से आए। देखिए यही दोनों क्वेश्चन सेम ही है। लेखक बोले कि विभिन्न देशों से विभिन्न जाति के लोग आए और यहाँ पर बस गए, वे कहाँ कहाँ से आए। तो बस इतनी बातें लिखना है कि चंपारण धरती एक ऐसा धरती है जहाँ पर अनेक जाति के लोग अनेक जगह से, अनेक देशों से लोग आकर यहाँ पर बस गए। जैसे कर्नाटक वंश के जो शासक थे नान्य देव, लगभग 300 वर्ष तक आकर यहाँ पर राज किए। उसके अलावा अभी से 10 से 12 वर्ष की बात पहले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के कुछ शरणार्थी मतलब कुछ सताए हुए लोग आए और यहाँ पर बस गए। इससे साबित होता है कि हर मौसम के अनुसार मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के लोग आकर यहाँ पर बसते रहते हैं। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन है, पाठ में लेखक ने नारायण का रूपक रचता है और वह सौंग रूपक है, रूपक का पूरा विवरण देना है। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो जब इसका सारांश बताए थे तो रूपक की पूरी जानकारी दे दिए थे। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो नारायण का रूपक मतलब कह रहे हैं कि लेखक, हे गंडक, हे सदा नीरा, तुम क्या हो कि तुम हर साल क्या करती हो, जो तुम्हारे किनारे पर, गंडक किनारे पर मतलब तीर्थ स्थल चाहे जो भी बनाया जाता है, तुम उसको अपने तोड़ के कारण हमेशा तोड़ देती हो। बाढ़ की प्रचंडता इतनी तेज लाती हो कि सारे तीर्थ स्थल तुम्हारे टूट जाते हैं। लेकिन इस बार इतनी बड़ी नहर का निर्माण हो रहा है तुम्हारे किनारे पर कि वो नारायण का रूप मतलब भगवान विष्णु का रूप दिखाई दे रहा है, जिसका नींव बहुत ही गहरा है, बहुत ही मजबूत है, तुम उसे तोड़ नहीं पाओगी। उसे वो नारायण का रूपक कहते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं कि सौंग रूपक क्या है। देखो कहने का मतलब है जब हम लोग किसी की अवस्था को दिखाते हैं तो नाटक कहलाता है। मान लो कि मैं हीरो या फिल्म देखे होंगे तो फिल्म में क्या होता है, एक नाटक होता है, वो किसी की कहानी को, अवस्था को दिखाई जाती है। तो वही कहते हैं कि यदि किसी की अवस्था को दिखाई जाए तो नाट्य कहलाती है, फिल्म कहलाती है, नाटक कहलाती है। लेकिन अगर किसी के भावों को प्रकट करना है तो वहां पर नृत्य यूज करते हैं। अगर किसी के भाव को प्रदर्शित किया जाता है तो वहां पर जो रास्ता अपनाएंगे वह नृत्य कहलाएगा। और साथ में यदि अपनी भूमिका उसमें अदा करेगा, मान लीजिए अब हीरोइन किसी के भाव को प्रकट कर रहा है, वहां पर आप अपनी भूमिका दे देंगे, आप भी उसके संग नाचने लगेंगे, मचकने लगेंगे, तो क्या होगा, वो क्या हो गया, एक तमाशा हो गया, एक नकल हो गया। इनके बीच कोनो गीत गा देता है, कोनो गाना गा देता है, सॉन्ग गा देता है, तो इसका मतलब वो सॉन्ग रूपक बन जाता है। समझ में आ रही बात है। देखो मेरे कहने का मतलब है अगर किसी की अवस्था को प्रकट करेंगे तो नाटक कहलाएगा, अगर किसी की अवस्था को प्रकट करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो नाटक कहलाएगा। लेकिन किसी के भावों को प्रकट करने के लिए जो रास्ता अपनाएंगे वह कहलाएगा नृत्य कहलाएगा, डांस कहलाएगा। ठीक है ना। अब उसमें कोनो हीरो जाकर नाचने लगता है, चाहे कोई अपनी अलग से भूमिका दिखाने लगता है, अभिनय दिखाने लगता है, तो वह कहलाता है तमाशा या नकल
नकल जिसको कॉपी कहते हैं, इन दोनों के बीच किनके किनके बीच, तो नृत्य और तमाशा के बीच यदि गाने डाल दिए जाए, सॉन्ग डाल दिए जाए तो उसे इस सॉन्ग का रूपक कहते हैं, ठीक है ना, सॉन्ग का रूपक कहते हैं। अब आगे देखो 15वां क्वेश्चन, नीलहे गोरे और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखना है। देखो नीलहे गोरे और गांधी जी से जुड़े प्रसंग क्या है, तो गांधी जी चंपारण में आए और चंपारण में आने के बाद सारे अंग्रेजों का पसीना छुड़ाने लगे, क्योंकि 1917 में चंपारण में आए थे, तो आते आते चंपारण सत्याग्रह लागू कर दिए, ये मार्च ही निकाल दिए चंपारण सत्याग्रह का। तो अंग्रेज गांधी जी से बहुत ज्यादा डरते थे। अंग्रेज गांधी जी का नियम था कि यदि कोई एक गाल पर चमेटा मार तो दूसरा गाल आगे कर दो। देखो ये जो था प्रेम से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, ये मारपीट वाला रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे गांधी जी। तो नीलहे गोरे जो थे ना यहाँ पर आए और तिनकथिया प्रथा लागू किए कि 20 कट्ठा में तुमको 3 कट्ठा दिए जाएंगे, 17 कट्ठा हम अंग्रेज सब रखेंगे और तुम लोग 3 कट्ठा रखना, ठीक है। तो अंग्रेज क्या थे कि 3 कट्ठिया प्रथा यहाँ पर लागू किए थे, कहाँ, अपने चंपारण भूमि में यहाँ पर 3 कट्ठिया प्रथा लागू किए, जिसका विरोध गांधी जी किए और चंपारण सत्याग्रह क्या किए, वहां पर लागू किए, जिसका रीजन हुआ कि अंग्रेजों का पसीना छूटना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें अंतर क्या। देखो चौर और मन, जो गंडक नदी है उसके दो किनारों पर एक ताल होती है, उसी ताल को हम लोग कहते हैं चौर और मन। अब देखो चौर और जो मन होता है, कभी उथला कभी पुतला, कभी उथला कभी पुतला होता है। जिसमें चौर की बात करते हैं तो चौर जो होता है ठंडी और गर्मियों में क्या होता है, उसमें पानी बहुत कम होता है, लेकिन मन हमेशा विशाल होता है। जो मन होता है वो विशाल होता है, वो हमेशा मतलब बाढ़ की प्रचंडता इतनी लाती है कि अपनी सीमा को तोड़कर वो दूसरी रास्ते को अपना लेती है। जैसे कि बाढ़ आता है, वो तोड़कर गंडक नदी में हमेशा बाढ़ आता है गंडक नदी से, और क्या करता है, वहां के सारी चीजों को तोड़ देता है। लेकिन अब लेखक बोलते हैं कि ओए गंडक, तुम अब इसको तोड़ नहीं पाओगी, क्यों, क्योंकि अब वहां पर नारायण का भुजा, नारायण की रूप बन चुका है, मतलब इतनी गहरा नहर बन रहा है जिसकी जो मतलब जड़ें है बहुत गहरी है, अब तुम उसे तोड़ नहीं पाओगी, ठीक है। तो चौर और मन किसे क्या समझ में आ गई। गंडक नदी के जो दोनों किनारे वहां पर जो ताल है उसको हम लोग चौर और मन कहते हैं। कभी मतलब ये कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब उथले पुतले होते हैं, जिसमें चौर, जब चौर होता है तो वहां पर पानी गर्मी हो चाहे ठंडी हो, पानी कम होते हैं, लेकिन मन हमेशा विशाल होता है, ये आएगा और तोड़कर अपनी सीमा को लांग कर चला जाता है, बाढ़ ला देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतिम क्वेश्चन, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा भगवान बुद्ध ने कैसे की थी, ये बताना है। मतलब कपिल वस्तु से मगध तक के जंगलों की यात्रा, देखो कपिल वस्तु से मगध तक की जंगलों की यात्रा, बस इतनी बातें लिखना है कि इन्होंने पंडई नदी के सहारे किया था, जो पंडई नदी चंपारण क्षेत्र में पड़ती है। देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ, लौरिया नंदन से एक नदी रामपुरवा में तिहरवा और उत्तर में और नेपाल के निकट मिथिला थोड़ी तक जाती है, जिस नदी का नाम है पंडई। इसी के सहारे वो क्या किए थे, कपिल वस्तु से लेकर कहाँ तक, मगध तक की यात्रा तय किए थे। देखो लौरिया नंदन से लेकर, मितिहरवा से लेकर, रामपुरवा से लेकर और नेपाल की भी बात करी जाए तो वहां से गुजरते हुए एक नदी जाती है, इसका नाम है पंडई नदी। उसी पंडई नदी के सहारे उन्होंने कपिल वस्तु से लेकर मगध तक की अपनी यात्रा करी थी। और कपिल वस्तु पंडई नदी कहाँ था, तो उसी चंपारण भूमि में था। तो उसी पंडई नदी के सहारे वो क्या किए थे, उसी पंडई नदी के सहारे वो कपिल वस्तु से लेकर मगध तक की यात्रा तय किए थे। तो इस तरह से आपका 17 क्वेश्चन इस चैप्टर में था। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन था लेकिन ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, बस समझने की बातें थी। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।